जितने भी हमारे फेस्टिवल थे लाइक दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, ये सारे जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके हैं। तो अब इन द फ्यूचर जो भी फेस्टिवल है वो अब आने वाला है नहीं, ठीक है। हाँ, एक फेस्टिवल है जो कि आपका एग्जाम, जो आपका एग्जाम है ना वो एक त्योहार से कम नहीं है, जिसके लिए आपने पूरे साल मेहनत करे हैं, और पूरे साल मेहनत करने का क्या परफॉर्म रहता है वो आपको अब एग्जाम में ही पता चलने वाला है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी के ओ सदा नीरा चैप्टर से, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज आप सभी सेशन को स्टार्ट से लेकर तक देखना। एंड मैं आप सभी से एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है, कि भैया अगर आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जितना जल्दी हो सके आप वीडियो को लाइक करके प्लस में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इतने हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए नहीं, ठीक है। अब मैं एज अ क्रिएटर नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे को सब्सक्राइब करो, बस थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो आप सभी को प्रोवाइड कराता रहो, राइट। सही करते वीडियो को स्टार्ट। तो आप सभी के सामने जो ओ सदा नीरा चैप्टर से पहला नंबर क्वेश्चन लिया गया है वो है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का क्या कारण है। वन सेकंड में पेन के कलर को चेंज कर लूं, ठीक है। और अब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चीजों को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का क्या कारण है, ठीक है। तो देखो, जो चंपारण की धरती थी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, चंपारण में अनेक जगहों से अनेक लोग आए, ठीक है। यानी कि कोई यहां से वो राजा आया, कोई वहां से वो शासक आया, ठीक है। यानी कि चंपारण की धरती पे बहुत सारी जगहों से बहुत सारे राजाओं आए, बहुत सारे लोग आए, ठीक है। लेकिन मध्य युग में, ठीक है, मध्य युग में आया वो है मुगल, ठीक है। मुगल आए थे, मुगल शासक, मध्य युग में मुगल आए थे, मुगल लोग आए थे, ठीक है। तो ये जो मुगल लोग आए ना, इन्होंने क्या किया भैया, वृक्ष को कटवाना शुरू कर दिया। यानी कि चंपारण में एक जंगल था, ठीक है, या फिर चंपारण को ही जंगल आप बोल लो, ठीक है। तो चंपारण के जो जंगल थे वहां पे बहुत सारे वृक्ष थे, उन सबको कटवाना शुरू कर दिया जो मुगल, ठीक है, मुगल जो थे ना, मुगलों, वो उन्होंने कटवाना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखो, मुगल के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जाने लगा। देख रहे हो, वृक्ष जो है ना वो पानी के बहाव को क्या करता है, काफी हद तक रोकता है, ठीक है। जो वृक्ष है वो पानी के बहाव को काफी हद तक रोकता है, और जो वृक्ष की जड़ें होती है ना उसमें भी समेट रखते हैं। यानी कि जो जल होते हैं वो अपने वृक्षों में समेट रखते हैं उस चीज को। यानी कि पेड़ से भी बाढ़ को रोका जा सकता है, वृक्षों से भी बाढ़ को रोका जा सकता है, ठीक है। अगर एक वृक्ष भी है ना तो वो भी कुछ ना कुछ परसेंट ही सही, लेकिन वो जल के बहाव को रोकेगा, कम करेगा। समझ रहे हो चीजें। लेकिन अब चंपारण में इतने वृक्ष कट चुके हैं ना मुगल राजवंश में, कि उस जल को रोकने वाला कोई गगनचुंबी वृक्ष बचा हुआ नहीं है, ठीक है। यानी कि आज के टाइम में अगर बात करूं, आज के टाइम में क्या, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि चंपारण में बाढ़ के क्या कारण है, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखना कि चंपारण में अनेक जगहों से अनेकों राजाएं आए, अनेकों लोग आए, ठीक है, चंपारण की धरती पे। लेकिन मध्य युग में मुगल के आगमन के साथ ही, यानी कि मध्य युग में मुगल लोग आए, ठीक है, मुगल का शासक आया। अब भैया, मुगलों को जो शासक है वो सोने आया, उन्होंने क्या किया, जो चंपारण के धरती पे जो पेड़ थे, जो वृक्ष थे, जो जंगल थे, उसको कटवाना शुरू कर दिया बहुत ही बेरहमी तरीके से, ठीक है। और वहां पे एक भी पेड़ वहां पे नहीं बचा। और एक चीज ध्यान दो, जो वृक्ष होते हैं ना वो जो बाढ़ के बहाव होते हैं ना उनको काफी हद तक वो कम करते हैं, और जो वृक्ष की जड़ें होती है ना वो भी क्या करती है, वो भी पानी को अपने अंदर समेत रखती है, यानी कि अपने अंदर खींचती है, अवशोषित करती है। समझ रहे हो चीजें। लेकिन मुगलों ने क्या किया भैया, सारे वृक्ष को, सारे जंगल को कटवा दिया, ठीक है। तो सारे जंगलों को जब उन्होंने कटवा दिया तो भैया बचा ही कहा, वहां पे एक भी पेड़ नहीं बचा जो कि आपके बाढ़ से आपकी रक्षा कर सके, ठीक है। बाढ़ से जो होने वाली क्षति है उसको बचा सके। तो बस यही कारण है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़, ठीक है, बस बाढ़ का यही कारण है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। सॉरी, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसी वजह से कंटेंट कई दिनों से नहीं आ पा रही थी। अगला क्वेश्चन है कि धांगड़ शब्द का क्या आशय है, यानी कि इसका मीनिंग आपको पूछ रहा है, धांगड़ शब्द का क्या मीनिंग है, ठीक है, धांगड़ शब्द का क्या मीनिंग है। तो आई थिंक उत्तर देख लो। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। जो धांगड़ शब्द है ना, इसका ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर बोला जाता है इसको। धांगड़ों को 18वीं सदी के अंत में, यानी कि 18वीं सदी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था। यानी कि जो धांगड़ो थे ना उनको किस लिए लाया गया था भैया, नील की खेती के लिए। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से ऑब्जेक्टिव देखते जाओ कितने आपके बनते हैं, ठीक है।
ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए हैं। ठीक है, जहां तक बात रही, बहुत सारे लोग पूछते हैं पीडीएफ को लेकर। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सिंपल चल जाओ भैया, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, चलो। तो ये लोग जो थे ना, वो दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर पठार से लाए गए, और वहां की जो आदिवासी जातियां ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं, ये लोग आपस में धांगड़ मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं और दूसरे से भोजपुरी या मधेशी में। ठीक है जी। और निबंध के अनुसार धांगड़ों का जो सामाजिक जीवन वो बेहद ही उल्लासपूर्ण है, यानी कि खुशी से भरा हुआ है। इस जाति के जो नर नारी होते हैं वो संध्या के समय मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्यों का आयोजन भी करते हैं। समझ रहे हो चीजें। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना कि जो अंग्रेज थे वो नीलहो किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। तो ये देखो, उत्तर में आपको लिखना है कि जो अंग्रेज थे वो नीलहे किसानों पर बहुत अत्याचार किया करते थे। ठीक है, बहुत अत्याचार किया करते थे, सॉरी, बहुत अत्याचार किया करते थे। लेकिन क्या करते थे अत्याचार में, लाइक इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, तो कर देना। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। ठीक है, जो किसान थे उनसे क्या कराई जाती थी, जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। और खेती कौन करवाता था, अंग्रेजों करवाते थे। ठीक है जी। ठीक है, हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना हर किसान के लिए लाजमी थी। यानी कि सॉरी, यानी कि जिसके पास 20 कट्ठा जमीन है, ठीक है, उसमें 3 कट्ठा उसे नील की खेती करनी पड़ेगी, ऐसा अंग्रेजों का मानना था, और वो करवाते थे किसानों से। ठीक है, जिसे 3 कठिया प्रणाली कही जाती है। नील की खेती जिस भूमि में की जाती है ना, उसकी उर्वरा शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है और भूमि बंजर हो जाती है। समझ रहे हो, कौन करवाता था, अंग्रेज ऐसा करवाते थे किसानों से। केमिकल रंगों के इजाद होने के बाद तिनकठिया से मुक्ति पाने के लिए किसानों को मोटी रकम गोरे ठेकेदारों को देना पड़ता था। जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर तक नहीं ले जा सकते थे। साहब के यहाँ कुछ भी हो तो सारा खर्चा रैयत को देना पड़ता था। चीजें समझो, कितना अंग्रेजों ने हम लोगों पे, हम भारतीय पे अत्याचार किया है, इसकी एक झलक आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ सकते हो। ठीक है जी। क्या क्या उन्होंने 20 कट्ठा जमीन में, उनका आदेश था कि भैया 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, और किसान को मजबूरन करता पड़ता था। और एक बात जान जाओ, जिस खेत पे, ठीक है, जिस जमीन पे जहां पे नील की खेती हो गई वहां पे आप कोई दूसरी खेती नहीं कर सकते। यानी कि एक बार वहां पे अगर नील की खेती हो गई तो वो जमीन बंजर बन जाता था। ठीक है, तो ऐसा करवाते थे अंग्रेज लोग। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हो कि कितना ज्यादा अत्याचार किया करते थे अंग्रेज हम भारतीय पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। सॉरी, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्या दिलचस्पी नहीं ली। ठीक है, यहाँ पे देखो, गंगा पर गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्या दिलचस्पी नहीं ली। तो संवादों के प्रसार में आधारभूत सुविधाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सुविधाओं में परिवहन का साधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेज किसानों पर बेहद अत्याचार किया करते थे। सही बात है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि जो अंग्रेज थे वो किस तरीके से किसानों पर जो है वो अत्याचार किया करते थे। बागी विचारों के संप्रेषण को फैलने के बचाने के लिए उन्होंने गंगा पर पुल यहाँ पे कर लेना, पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बिना परिवहन के साधन के विचारों संप्रेषण नहीं हो पाता था, वह स्थानिक रह जाता था जिसे आसानी से दमन किया जा सकता है। गंगा पर पुल बन जाने से अंग्रेजों को डर था कि दक्षिण बिहार के बागी विचार वहां भी न पहुंच जाए और शेष भाग का सहयोग उन्हें न मिल जाए। यह उसका सत्ता के लिए बहुत ही खतरनाक था। यानी कि जो अंग्रेज लोग थे ना, उनकी सत्ता के लिए ये बहुत ही ज्यादा जो है ना वो खतरनाक साबित हो सकता था। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है वो गंगा पर पुल नहीं बनाई, इसके बारे में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई अंग्रेजों ने। ठीक है, और बाकी आप चीजें समझ सकते हो कि जो अंग्रेजों थे वो हम भारतीय पे किस तरीके से, हम हिंदुस्तानियों पे किस तरीके से हम लोगों का दमन किया करते थे, हम पे किस तरीके से राज किया करते थे। लेकिन आज एक ऐसा टाइम है जो कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। आज के समय में क्या ही मैं बताऊं,
पहले तो अंग्रेज ऐसे ऐसे कांड किया करते थे ना हम भारतीय के ऊपर, कि आप अगर पिछले की इतिहास निकाल के पढ़ो तो आपको काफी, आप गलियाने लगोगे अंग्रेजों को, ऐसे ऐसे काम किया करते थे वो। बाकी कोई नहीं, आगे आ जाओ। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आज की इस क्लास में हमने 5 ही क्वेश्चन लाया हूं, और ये 5 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5वां क्वेश्चन है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया, इसके बारे में आपको थोड़े जो है ना वो एक्सप्लेन करना है, तो कर लो, क्या दिक्कत है। उत्तर, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने महत्वपूर्ण काम किए। कौन कौन से काम? उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया। वो 3 गांव कौन कौन से हैं? बड़हरवा, मधुबन और भीतिहरवा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि गांधी जी ने 3 जगहों पे उन्होंने क्या किया था? आश्रम विद्यालय स्थापित किया था। तो ये 3 जगह आपको याद रखना पड़ेगा, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गांवों में तैनात किया। निष्ठावान कार्यकर्ताओं यानी कि जो काम करने वाले हो, जो निष्ठावान हो, जो ज्यादा आलसी ना हो, ठीक है, समय पे काम अपना कंप्लीट कर ले, ठीक है, वैसे लोगों को वो गांव में तैनात किया। बड़हरवा के विद्यालय में श्री भवन जी गोखले और उनकी विदुषी अवंतिकाई गोखले ने चलाया। मधुबन में नरहरि दास पारिक और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को नियुक्त किया। और भितिहरवा में वयोध वृक्ष डॉक्टर देव और सोपन जी ने चलाया। बाद में पुंडलिक जी गए। याद रखना, पुंडलिक जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि पुंडलिक जी क्या है। पुंडलिक जी क्या है भैया? तो एक शिक्षक है। ठीक है, पुंडलिक जी एक क्या है? वो एक शिक्षक है। ठीक है जी। स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही और इस कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल की। तो भितिहरवा आश्रम में रही, कौन रही थी? कस्तूरबा। कस्तूरबा कौन थी? गांधी जी की पत्नी थी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी। तो आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ये जो क्वेश्चन थे ना, ये ओ सदा नीरा चैप्टर के थे। ठीक है, कौन से चैप्टर के? ओ सदा नीरा चैप्टर के हैं। और ओ सदा नीरा चैप्टर से हर वर्ष ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन करे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आज के क्लास में हमने जो जो क्वेश्चन आपको बताए बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, नोटबुक पे लिख के आप सारे क्वेश्चन को याद कर लेना। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही थे, नहीं तो कराने के लिए मैं आपको 20 भी क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं उतना। तो बस आप इंपॉर्टेंट पे ही ध्यान दो। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पे सेलेक्ट कर देंगे, ताकि जो भी हमारी नए नए वीडियो आने वाली है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।